नमस्कार, मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र। आज मैं आप लोगों से थोड़ा राष्ट्रीय राजनीति पर बात करना चाह रहा हूं, और भी मुख्य रूप से बहुजन की राजनीति के संबंध में। ऐसे तो पूरे भारत में बहुजन की राजनीति करने के लिए बहुत सी नामचीन शख्सियत हैं। सबका एक अपना महत्व है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है, उसमें बहुजन राजनीति का जो चरित्र है, जो स्थान है, वह अपने आप में अनूठा है। और इसमें अगर किसी पार्टी का अगर पहला स्थान है तो वह है बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया बहन मायावती जी का। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। हमारे सामने और भारतीय मतदाताओं के सामने एक कठिन परीक्षा की घड़ी चल रही है। वह यह तय करने में अभी असमंजस में है कि आखिर राष्ट्रीय राजनीति का होगा क्या। एक तरफ हिंदूवादी संस्कृति का सांप्रदायिक चेहरा है जो शासन में आज विद्यमान है, और दूसरी तरफ भारतीय लोकतंत्र है, जहां सभी के साथ, चाहे धर्म की बात हो, चाहे जाति की बात हो, चाहे अन्य भी सारी चीजें हैं, एक समभाव सभी के साथ, एक संवेदना सभी के साथ, एक भाईचारा सभी के साथ और एक विचार सभी के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं जबकि वर्तमान शासन इस चीज को अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी करने और कराने के लिए मानसिकता बनाए हुए है। और आपने देखा भी, बहुत सारी बातें सामने आई है जिधर मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो धुरी है वह मुख्य रूप से इस समय भाजपा, बसपा और सपा के बीच में है। जो मतदाता हैं इस तीन में मुख्य रूप से बटे हुए। कांग्रेस का जनाधार राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी उतना अभी यहां नहीं रह गया है, और जनता दल यू की भी वही हालत है, अन्य पार्टियों की भी वही हालत है। तो उत्तर प्रदेश जो दिल्ली का रास्ता खोज तय करती है, उसके तख्त पर कौन रहेगा, वह उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्टों के साथ तय करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो आइए, सपा तो इंडिया गठबंधन के साथ है, बाकी दल भी हैं। बहन मायावती जी अभी तक खुल करके सामने नहीं आई है। हालांकि उनका विचार जैसा चल रहा है, उससे लग रहा है कि देर सवेर वे भी जा सकती हैं। तो आइए, मैं थोड़ा सा बीएसपी के विषय में कुछ बात करना चाह रहा हूं। तो होगा क्या, और बहन मायावती जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। जो उनका कद है, जो पार्टी का स्थान है, विगत 2007 के बाद अभी पुनः उठ नहीं पाया है और लगातार कम ही होते गया है। विश्वसनीयता खत्म नहीं हुई है,
लेकिन मत प्रतिशत कम हुआ है, कभी सपा के ज्वार में और उसके बाद भाजपा के। तो आइए कि यदि बहन जी की अगर स्थिति देखा जाए तो है क्या, आज भी, आज की तारीख में भी बहन जी के पास बहुजन समाज पार्टी का 13% मत बरकरार है और उनके शासनकाल को का जो उपलब्धि है उसको आज तक के रिकॉर्ड है कि किसी ने तोड़ नहीं पाया है, जो छवि है आम जनता के बीच में। और यहां तक इस बात को भाजपाई भी स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी एक राजनीतिक पहचान है बहन जी की, राष्ट्रीय राजनीति में एक पहचान है, एक शख्सियत है, वह अभी कम नहीं हुई है। और उनके जितने भी अंबेडकरवादी हैं जो बाबा साहब के आदर्शों को मानते हैं और भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान के अनुसार व्यवस्था चाहते हैं, उसके बीच बहन जी की पकड़ पूरी तरीके से मजबूत है। दलित राजनीति की वह एक विश्वसनीय शख्सियत है और साथ ही बीजेपी आज के भी तारीख में नहीं चाहती है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। अब देखिए कि 2024 का जो भविष्य है मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी के लिए वह क्यों महत्वपूर्ण है, क्या उसमें हो सकता है कि 2024 का भविष्य उत्तर प्रदेश से तय होता है। ऐसी मान्यता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से तय होता है, इस बात में बिल्कुल दम है। बहन जी के लिए दलित राजनीति ही मायने रखती है, यह बात सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दलित ही सबसे ज्यादा त्रस्त हैं व्यवस्था में। इसलिए उन दलितों का विश्वास बहन जी पर और बहन जी का पूरा दारोमदार दलितों पर है। दलित राजनीति विश्वास और बीएसपी की राष्ट्रीय छवि बचाने के लिए गठबंधन इंडिया ही एकमात्र विकल्प है। इससे दोनों रास्ते खुल सकते हैं और अन्यथा अगर इसके विपरीत जाने पर बहन जी यदि अकेले चुनाव लड़ती हैं तो न माया मिलेगी न राम मिलेगी। स्थिति उन्होंने देख लिया है। यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है जो उन्हें बचाना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज है कि अगर वो गठबंधन में जाती और जरूरत भी है कि जाट और जाटों के बीच यानी अहिर और चमार के बीच की दूरी को भी कम करना आवश्यक है, क्योंकि यह दूरी घटने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जब दोनों एक आ जाते हैं तो बस मान्यवर कांशीराम जी का उस चीज को याद करना चाहिए, उस नारे को याद करना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि मिले मुलायम कांशीराम, बाकी आगे डांट डांट। तो आप देख लीजिए कि यदि सपा और बसपा एक साथ आती है तो फिर परिस्थितियां राजनीति में जड़ जमाए हुए सांप्रदायिक ताकतों के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगी। और साथ ही में यह इंडिया गठबंधन जो है उसके लिए ये देखना है कि बहन जी अंतिम में क्या करती हैं और उनको जाना ही पड़ेगा अपने अस्तित्व बचाने के लिए, यह बहुत आवश्यक है। और इंडिया गठबंधन में अगर बहन जी जाती हैं तो क्या हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है बहुजनों को और भारतीय राजनीति को और संविधान बचाने वाले अन्य मध्यमार्गी पार्टियों का, और इस देश का भविष्य क्या हो सकता है। तो आइए जरा से देखें कि बहन जी के पास फिलहाल 10 सीटें लोकसभा की। इन 10 सीटों में 10 सीट तो मिलेगी ही, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है क्योंकि गठबंधन है, इसलिए हिसाब से ही सीट इनको मिल सकती है। 10 तो मिलेगी ही और हो सकता है कि एक आध दो सीट और भी इनको मिल जाए। दूसरी चीज है कि दलित और मुस्लिम जो मत है उनके पास, वह उन्हीं के पास रह जाएगा।
दलित का जो 12-13% वोट है, जो अधि दलित है उनकी बात मैं कर रहा हूं। उस तरह तो संपूर्ण एससी का वोट 21% से ज्यादा है और मुसलमान का वोट उत्तर प्रदेश में 18% है। अगर हम इसको आधा आधा भी मान लें तो यह बढ़कर के 20% बहन जी के पास हो सकता है। तीसरा है कि राष्ट्रीय पार्टी होने का जो इनको खिताब मिला हुआ है वो बरकरार रहेगा। अन्यथा अगर ये घट करके अकेले लड़ करके या कुछ भी करके अगर ये नहीं गठबंधन में जाती हैं तो यह मत प्रतिशत घट करके 4-5 पे आ सकता है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म भी हो सकता है। चौथा है कि बहन जी का जो कद है, जो राष्ट्रीय राजनेता है, उसमें इनका कम न होने की बजाय बल्कि और बढ़ सकता है, बढ़ने की उम्मीद है। और पांचवा है कि बहुजनों का जो विश्वास है, जो डिग रहा है कि हम क्या करें, भारतीय संविधान या बहुजन पार्टी को बचाने के लिए हम वहीं रहें या हम इस देश की राजनीति में लोकतंत्र और यहाँ का भाईचारा, भारतीय संविधान बचाने के लिए बहन जी से हट करके हम मत किसी दूसरे को दें। अगर ऐसा होता है तो फिर मुसलमान का वोट तो बहुजन के पास आने से रहा। वह निश्चित तौर से देखेगा कि कौन बीजेपी को मात दे सकता है, उनका मत उधर ही जा सकता है। और तीसरा है कि यदि बहन जी गठबंधन में आ जाती हैं तो बीजेपी को एक बार फिर ये मात देने में सफल हो जाएंगी और सफल ही नहीं होंगी बल्कि इस देश का बहुत कुछ अस्तित्व बचा रह सकता है। तो इस तरह बहन जी यदि गठबंधन में आती है तो इसके कई दूरगामी फायदे हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी, बहन जी को भी, संपूर्ण अम्बेडकरवादियों को, संपूर्ण बौद्धों को और भाईचारा मुसलमान के साथ जो भारत में भाईचारा है सभी का, सभी हिंदू कट्टरवादी नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, सभी लोग चाहते हैं कि शांति से जिए। तो एक शांति का माहौल सत्ता बदलने से बच सकता है, क्योंकि वर्तमान जो शासन है वह सिर्फ गद्दी पर राजनीति में केंद्रीय सत्ता में बने रहने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बाद में फिर क्या करेगा, बेरोजगारी के मसले पर क्या करेगा, नौकरी के मसले पर क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को सुधारने के व्यवस्था में क्या करेंगे या यहाँ के भाईचारा बनाने में क्या करेंगे, ये तो बाद की उनकी राजनीति हो सकती है। लेकिन जो रवैया है, जो अब तक देखने को मिल रहा है, जिस चीज को होना चाहिए वह काम बहुत कम हुआ है, जिसको नहीं होना चाहिए वो ज्यादा हुआ है। तो या तो हमारे वर्तमान शासन को, अब समय तो ऐसे नहीं रह गया है, अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए अथवा परिवर्तन के लिए अब तैयार रहना चाहिए, मतलब सत्ता परिवर्तन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया का ये इतिहास है कि कट्टरवादी शासन बहुत दिनों तक कहीं भी नहीं टिकता है और मुख्य रूप से भारत में। भारत की इतनी आबादी है, दुनिया की इतनी आबादी है, वह यहाँ की जनता जो इस तंत्र की मालिक है वह बिल्कुल अपने आप में सक्षम है कि वह नई व्यवस्था दे सके। इसी के साथ मैं अभी यही बात अपना समाप्त करता हूं और यह उम्मीद रखता हूं कि सभी विपक्षी एक मोर्चे पर आ जाते हैं तो इस देश का भी भला है, भारतीय संविधान का भी भला है, बहुजनों का भी भला है। आप सभी लोगों से ने गौर से सुना, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।